ओके, मैं ये लेक्चर नंबर 12 जो है, ये मेरे नोट्स का जो लेक्चर नंबर 12 है, मैं ये रिकॉर्ड करने लगा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो ऊपर लेक्चर नंबर 12 है ना, ये मेरे लेक्चर नोट्स के नंबर्स हैं। पहले 10 लेक्चर जो है वो हम डिलीवर कर चुके हैं और लेक्चर फिर 11 से ऑनवर्ड्स जो है ये अब कर रहे हैं। तो मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ना लेक्चर, तो वहाँ पे शायद मैं जो यूट्यूब की वीडियो का नाम होगा, तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक मशीन लेक्चर 1, लेक्चर 2 के हिसाब से शायद अपलोड करूँ। तो यानी जो यूट्यूब पे मेरा इलेक्ट्रिक मशीन लेक्चर 1 होगा, वो बेसिकली लेक्चर 11 होगा, ठीक है? इसी तरह ये लेक्चर नंबर 12 है, तो इसका नाम लेक्चर 2 होगा। यानी आप इस तरह कह सकते हो कि 8 जून से जो हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से हम यूट्यूब के वीडियो के लेक्चर के नंबर हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, रिगार्डलेस के हमारा जो पहले 10 लेक्चर जो हैं वो क्लास में डिलीवर हो चुके हैं। तो मैंने बस ये क्लियर करना था कि यूट्यूब की वीडियो के नाम जो है ना, वो मैं लेक्चर 1, 2, 3 इस तरह इस हिसाब से दूंगा, और अंदर जो हमारे नोट्स के नंबर हैं वो चल रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, अभी मैं पहले स्क्रॉल करके ना आपको इस लेक्चर के पेजेस बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। फिर मैं पहले पेज पे आके तो इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर नंबर 4 जो है हमारी बुक का, सिंक्रोनस जनरेटर का, ये वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पेज के ऊपर जनरेटर की डेफिनेशन है और कंस्ट्रक्शन बताई हुई है, कंस्ट्रक्शन के जनरेटर कैसे बना होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। दूसरे पेज के ऊपर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड चल रहा है और कंस्ट्रक्शन ही डिटेल में बताई हुई है और स्लिप रिंग्स वगैरह, ठीक है? अच्छा, अगले पेज पे आ जाएं। अगर अगले पेज पे वही कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिटेल से लिखी हुई है, ठीक है? फिर उससे अगले पेज के ऊपर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर है, उसका फार्मूला है और फार्मूले को थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, उससे अगले पेज के ऊपर क्या है, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज जो है सिंक्रोनस जनरेटर का, उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन को थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, और नीचे दो ग्राफ हैं जो कि फाई वर्सेज आई एफ और ई ए वर्सेज आई एफ की हैं, ठीक है? उससे अगले पेज पे जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर आर्टिकल 5.4 है। उसमें पहले कुछ डिस्कशन की हुई है और फिर इक्वेशन को करके अगले पेज के ऊपर जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। ये अगले पेज पे आ गई, ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। इस इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने से पहले आपने कुछ डिस्कशन करनी है जो पिछले पेज पे हैं, वो डिस्कशन करने के बाद हम ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, और फिर अगला आखिरी पेज जो है उसके ऊपर पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है, पावर एंड टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ये पावर एंड टॉर्क वाला जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, ये अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस होगा। डिस्कशन तो यहाँ की हुई है, लेकिन ये जो हेडिंग है ना, पावर एंड टॉर्क इन सिंक्रोनस जनरेटर, ये अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू होगा, ठीक है? तो इस पेज के ऊपर ये जो डायग्राम है ना, पर फेज वाली, सिर्फ ये है, ठीक? तो वापस आ जाओ पहले पेज के ऊपर। अच्छा, चैप्टर 4 जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर्स का है, और सिंक्रोनस जनरेटर जो है उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं जनरेटर को, ठीक है? अच्छा, आप सिंक्रोनस सिंक्रोनस को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, ये अगले पेज पे भी हम देखते हैं कि सिंक्रोनस क्यों कहते हैं इनको। सिंक्रोनस मशीन होती हैं जो कि मैकेनिकल पावर को एसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है? ये बेसिक डेफिनेशन है। सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर आर सिंक्रोनस मशीन्स विच कन्वर्ट, जो कि मैकेनिकल पावर को एसी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती हैं, थ्री फेज पावर में। ये थ्री फेज जनरेटर होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। कंस्ट्रक्शन यानी इसके पार्ट्स क्या होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ रोटर एंड स्टेटर, इसमें एक रोटर और एक स्टेटर होता है। अब एक चीज देखो कि डीसी करंट इज अप्लाइड टू द रोटर वाइंडिंग व्हिच प्रोड्यूसेस अ रोटर मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो रोटर होता है ना, जो घूमने वाला पार्ट होता है, उसको एक डीसी करंट देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, और उस डीसी सप्लाई की वजह से रोटर की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। आपने वो पढ़ा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने मैग्नेटिक फील्ड के 4 प्रिंसिपल्स किए थे। उनमें से पहला प्रिंसिपल क्या था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया अराउंड इट। ये पहला प्रिंसिपल था। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेगा कि रोटर को जब आप डीसी सप्लाई दोगे तो उससे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेटिंग नहीं होगी, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि डीसी सप्लाई है ना। तो डीसी सप्लाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है? अब ये जो रोटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज देन टर्न्ड बाय अ प्राइम मूवर प्रोड्यूसिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मशीन। अब ये जो रोटर है ना, इसको एक्सटर्नल प्राइम मूवर से जो है वो रोटेट करते हैं। तो ये प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो
प्राइम मूवर से जिस तरह आपका जो हाइडल पावर है उसमें वो पानी की जो है उस पानी को एक डैम में ऊपर से छोड़ के तो वो उसकी ब्लेड पे पड़ता है, उससे घूमता है, तो प्राइम मूवर जो है वो होता है। तो प्राइम मूवर से जब रोटर को रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक, यानी वो जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस, ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं ना पहले पेज पे, मैं कर्सर यूज नहीं कर रहा, आप पॉइंट्स को देख सकते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ थ्री फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस विद इन द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर। अब ये जो है ना, हमने जो चैप्टर नंबर 1 में 4 मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल्स किए थे, उनमें से जो चौथा प्रिंसिपल था ना वो ये था कि मूविंग वायर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इट। तो रोटर जो है ये एक मूविंग वायर है, अगर वायर मूव कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो रोटर के अंदर जनरेट हुई हुई है, उसके अंदर जब वो मूव करेगा तो स्टेटर के अंदर जो है वो थ्री फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस क्रिएट होंगे। तो ये जनरेटर एक्शन है कि आप रोटर को पहले डीसी सप्लाई देते हो, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, फिर रोटर को प्राइम मूवर से घुमाते हो, तो उससे जो है वो स्टेटर के अंदर थ्री फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस स्टेटर की वाइंडिंग में जनरेट होते हैं, और वही हमारी सप्लाई होती है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई हम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये 2 लाइनें हाईलाइट की हुई हैं। ये हाईलाइट की हुई लाइनें क्या हैं? रोटर वाइंडिंग है ऑल्सो कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। हम मशीन के अंदर जो रोटर है उसको फील्ड वाइंडिंग भी कहेंगे, और स्टेटर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग भी कहेंगे। ये पिछले लेक्चर में भी था ये बात जो है ना। तो रोटर को हम जहाँ पे लॉसेस आए थे ना पिछले लेक्चर में, वहाँ पे आपने देखा होगा कि रोटर को हम फील्ड IF RF लिखा हुआ था, और स्टेटर जो है वहाँ पे इसके जो कॉपर लॉसेस है, और स्टेटर को ए लिखा हुआ था, IARA, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई, ये इसके सेक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद रोटर ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर इज एसेंशियली अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। रोटर जो होता है वो बेसिकली लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए होता है क्योंकि हम उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं, और उस डीसी सप्लाई से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द रोटर कैन बी आइदर सेलिएंट और नॉन सेलिएंट। ये सेलिएंट और नॉन सेलिएंट का ना, ये आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं बनाई हुई डायग्राम वाला। सेलिएंट पोल जो है ना, ऐसे किनारे जो निकले होते हैं उसको सेलिएंट पोल कहते हैं, और जो स्मूथ होता है उसको नॉन सेलिएंट पोल कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है द टर्म सेलिएंट मीन्स प्रोट्रूडिंग और स्टिकिंग आउट। अगर ऐसे किनारे निकले हों तो वो सेलिएंट पोल है, या स्टिकिंग आउट या प्रोट्रूडिंग कहते हैं। और नॉन सेलिएंट, अ सेलिएंट पोल इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, जो सरफेस से ऐसे किनारे निकले हों। अगले पेज पे आ जाओ। अच्छा, डायग्राम जो है सेलिएंट पोल की, वो इसके डायग्राम पे रेफरेंस दिया हुआ है। नॉन सेलिएंट पोल रोटर्स आर यूज्ड फॉर 2 to 4 पोल रोटर्स। जो नॉन सेलिएंट पोल हैं वो 2 से 4 पोल वाले रोटर्स भी यूज होते हैं, जबकि सेलिएंट पोल जो है वो 4 एंड मोर पोल्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। Since the rotor is subjected to changing magnetic field, it is constructed with thin lamination to reduce eddy currents, ठीक है। एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए ये थिन लैमिनेशन से बनता है, ताकि इसमें जो सर्कुलेटिंग करंट्स हैं वो कम से कम जनरेट हों, ठीक है। अच्छा, सिंस द रोटर इज अ मूविंग पार्ट, अ स्पेशल अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई डीसी करंट टू इट। देयर आर 2 कॉमन अप्रोचेस। अच्छा, अब पहले पेज पे हमने लिखा हुआ कि रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। रोटर क्योंकि एक मूविंग पार्ट है, तो एक मूविंग पार्ट को अगर आपने डीसी सप्लाई देनी हो ना, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए 2 अप्रोचेस, क्योंकि रोटर घूम रहा होता है ना, घूमने वाली चीज को अगर आपने सप्लाई देनी है, तो वो सप्लाई ज़ाहिर है वो उसका सोर्स भी घूमेगा, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो। तो इसके लिए क्या होगा कि सप्लाई 2 ऑप्शन हैं, ये नंबर 1 और 2 करके लिखा हुआ है, ये एरो भी लगे हुए हैं। सप्लाई डीसी पावर फ्रॉम एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स टू रोटर बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। स्लिप रिंग या ब्रशेस के थ्रू, स्लिप रिंग या ब्रशेस ऐसे हैं कि जो रोटर के साथ कनेक्टेड होंगे, और वो उसके एक्सटर्नल डीसी सोर्स जो है वो ब्रश के साथ टच करके आपको सप्लाई दे रहा होगा। दूसरी ऑप्शन ये है, सप्लाई डीसी पावर फ्रॉम स्पेशल डीसी पावर सोर्स माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट और द सिंक्रोनस जनरेटर। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ऐसा सिस्टम लगाओ कि जो रोटर है ना, डायरेक्टली उसकी उसकी शाफ्ट के ऊपर ही सप्लाई लगी हो, और वो सप्लाई भी उसके साथ घूम रही होगी रोटर के साथ। तो दूसरी ऑप्शन ये है। अच्छा, अब ऐसा है कि इसको थोड़ा नीचे एक्सप्लेन किया हुआ स्लिप रिंग्स को ना। स्लिप रिंग्स और मेटल रिंग्स कंप्लीटली एनसर्कलिंग द शाफ्ट बट इंसुलेटेड फ्रॉम इट। स्लिप रिंग जो है ना वो पूरे रोटर की शाफ्ट को इंसर्कल कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ इंसुलेटेड होते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। वन एंड ऑफ द डीसी रोटर वाइंडिंग इज टाइड टू ईच ऑफ द 2 स्लिप रिंग्स। डीसी रोटर की जो वाइंडिंग का एक एक किनारा है वो स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, एंड अ स्टेशनरी ब्रश राइड्स ऑन ईच स्लिप रिंग, और एक ब्रश जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है।
अच्छा, a brush is a block of graphite carbon compound that conducts current freely but has very low friction so that it does not wear down the slip ring, ठीक है। ये ब्रश और स्लिप रिंग के थ्रू जो है वो आप उसको सप्लाई दे सकते हो रोटर को। जो स्लिप रिंग है वो इनसर्कल किया होता है, तो ये एक किस्म का टर्मिनल होता है कि यानी आपकी डीसी सप्लाई और रोटर के दरमियान में ये एक मीडियम है जो ब्रश और स्लिप रिंग है, उसके थ्रू जो है वो आप उसको सप्लाई दे सकते हो। If positive end of DC voltage source is connected to one brush and negative end is connected to the other brush, then same voltage will be applied to the field winding at all times, ठीक है। तो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक ब्रश को कनेक्ट किया होता है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे ब्रश को, उससे आपको जो वोल्टेज है वो हर वक्त उसको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है रिगार्डलेस ऑफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटर। तो रोटर जितना मर्जी तेज घूम रहा हो या जो मर्जी एंगुलर पोजीशन पे हो, उसको वो कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मिल रहा होता है, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ। स्लिप रिंग एंड ब्रशेज नीड मेंटेनेंस फॉर wear tear. Also, brushes can cause voltage drop and hence power loss on machines with larger field currents. अच्छा, स्लिप रिंग्स जो है क्योंकि वो मूविंग पार्ट है, रोटर घूम रहा है और ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वियर टियर आ सकती है। स्लिप रिंग जो है वो खराब भी हो सकते हैं जो है, इसलिए उसको कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा जो है स्लिप रिंग या जो ब्रशेज हैं उनके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है, ये भी कंसिडर करना होता है कि कुछ वोल्टेज जो है जिस तरह जो आई आर ड्रॉप होता है वो भी उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, एक ये फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि on larger generators or motors and motors, brushless exciters are used to supply DC field current to the machine. बड़े जनरेटर्स में और मोटर्स के अंदर जो है बगैर ब्रश के जो एक्साइटर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा उसने बताया हुआ ब्रशलेस एक्साइटर क्या होता है। अब ब्रशलेस एक्साइटर इज अ स्मॉल एसी जनरेटर with its field circuit mounted on the stator and armature circuit mounted on the rotor shaft, ठीक है। बेसिकली ये कह रहा है कि थ्री फेज आउटपुट ऑफ द एक्साइटर जनरेटर इज रेक्टिफाइड। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जनरेटर की जो थ्री फेज सप्लाई है ना, उधर से एक थ्री फेज रेक्टिफायर बेसिकली जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो थ्री फेज रेक्टिफायर लगा के एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और वो जो डीसी सप्लाई है वो आप उसको रोटर को देते हो और बगैर ब्रशेस के ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है ब्रशलेस एक्साइटर की। नीचे डायग्राम्स का फिगर है, ये डायग्राम ऐसी हैं जो ड्रॉ कर नहीं सकते। नीचे फिगर 5.3 5.4 ये बेसिकली ना एक चीज मैं आपको बतानी थी कि ये जो फिगर है ना ये 4.3 4.4 और 4.5 होगा। ये बेसिकली ना ये जो लेक्चर बने हुए हैं ना इसमें पुराने एडिशन में ये चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 5 था, जबकि अब ये जो हम अब ये एडिशन फिफ्थ एडिशन कर रहे हैं, ये फिफ्थ एडिशन में ये चैप्टर नंबर 4 है। तो इसलिए आपको इसमें आर्टिकल नंबर या डायग्राम नंबर जहाँ पे भी आप करोगे ना आप देखोगे 5.3 या 5.4 लिखा होगा। बेसिकली उसको 4.3 और 4.4 वही करना है, ठीक है। नीचे मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 4 जो है फिफ्थ एडिशन में और नीचे पेज नंबर 191 से 105 दिया हुआ है। फिगर 4 अप टू 4 फिगर 4.14 तक ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगले पेज पे चलो। तो अगले पेज पे क्या है, अगले पेज पे ये स्पीड ऑफ रोटेशन। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि ये जो फार्मूला, एक मिनट कर दूँ, ये जो फार्मूला है सिंक्रोनस जनरेटर बाय डेफिनेशन ये स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर है आर्टिकल 4.2, ठीक है। ये जनरेटर की स्पीड ऑफ रोटेशन का आर्टिकल है। तो पहले बताया हुआ है कि इसको सिंक्रोनस क्यों कहते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर को सिंक्रोनस जनरेटर बाय डेफिनेशन सिंक्रोनस मीनिंग दैट इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इज लॉक्ड इन और सिंक्रोनाइज्ड विद द मैकेनिकल रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द जनरेटर। यानी आप रोटर को जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हो ना बाय प्राइम मूवर, वो स्पीड और जो स्टेटर के अंदर थ्री फेज सप्लाई बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं, इसलिए इसको सिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। Asynchronous generators rotor consists of electromagnet to which direct current is supplied. The rotor's magnetic field points to whatever direction the rotor is turned, ठीक है। ये बात पहले भी हम कर चुके हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर का जो रोटर है उस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी, क्योंकि उसको डीसी करंट सप्लाई करते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है जिस डायरेक्शन में वो घूमेगा उसी डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगी। Now the rate of rotation of magnetic field in the machine is related to the stator electric frequency by F
इज इक्वल टू NP/120। ये फार्मूला हम पहले थर्ड चैप्टर में भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि जो FSC जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी है जो कि 3 फेज सप्लाई बनेगी स्टेटर के अंदर, जो 3 फेज करंट जनरेट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी, और NM जो है ये प्राइम मूवर की स्पीड है, ठीक है, मैकेनिकल स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी है और प्राइम मूवर की स्पीड भी है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों N है, और P जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है। तो FS इज इक्वल टू NP/120 जो है ये सिंक्रोनस जनरेटर का मेन फार्मूला है, जो उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन और इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी को रिलेट कर रहा है, ठीक है। नीचे एक दो एग्जांपल लिखी हुई है, वो लिखी हुई है इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड एट 50 और 60 हर्ट्ज, तो जनरेटर मस्ट रन एट फिक्स स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। वो कहते हैं कि हमारे जो बिजली बनती है वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे बनती है, तो इसलिए जनरेटर को जब आपने प्राइम मूवर से घुमाना है तो उसको एक फिक्स स्पीड पे घुमाना है, डिपेंडिंग अपॉन वो स्पीड कितनी होती है वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है, टू जनरेट अ 60 हर्ट्ज पावर इन अ 2 पोल मशीन द रोटर मस्ट रोटेट एट 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 60 हर्ट्ज अगर पावर जनरेट करनी है 2 पोल मशीन में, तो आपका जो है वो रोटर की स्पीड जो है N जो है वो 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट होगी। ये चीज़ जो है ना ये फार्मूले से कैलकुलेट की हुई है, कि अगर आप नंबर ऑफ पोल्स इसमें एंटर कर दें और F हर्ट्ज जो है फ्रिक्वेंसी का एंटर कर दें तो N निकाला होगा उधर से, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 50 हर्ट्ज पावर जनरेट करनी है इन अ 4 पोल मशीन, तो रोटर मस्ट रन एट 1500 RPM या रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, आर्टिकल 5.3 लिखा हुआ है ये, लेकिन बेसिकली 4.3 है, ठीक है। अच्छा, अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज का मतलब है कि जब आप जनरेटर एक्शन करते हो, यानी रोटर को आपने सप्लाई दे के घुमाया, उससे जो स्टेटर के अंदर वोल्टेज जनरेट होगा उसको, उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, तो वो क्या वोल्टेज जनरेट होगी, मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इज गिवन in a given stator phase is EA is equal to under root 2 pi NC phi F। ये मैथमेटिकली ये वोल्टेज जनरेट होता है, इंटरनली जनरेट होता है। अब इस वोल्टेज, अब ये जो वोल्टेज है फाई फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, F फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और NC जो है ये एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन मशीन कंस्ट्रक्शन। ये तीन चीज, अंडर रूट 2 और पाई जो है ये तो कांस्टेंट है ना, तो जो बाकी जो चीजें हैं NC फाई और F, ये तीनों चीजें बताई हुई है कि ये फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और NC जो है ये मशीन की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब ये जो अंडर रूट 2 पाई NC फाई F है, इसको K फाई ओमेगा लिख सकते हैं। ये राइट साइड पे अगर आप देखो ना, मैंने पेंसिल से ये कैलकुलेट किया हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। ओमेगा जो है इसको 2 पाई F लिख सकते हो, और इसका मतलब है F जो है उसको ओमेगा ओवर 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये मैंने राइट पे किया हुआ है, अंडर रूट 2 पाई NC फाई F जो है ना उसको ओमेगा ओवर 2 पाई लिख दिया, ओमेगा ओवर 2 पाई लिख दिया। उसके बाद ये जो नीचे वाला 2 है ना, ओमेगा ओवर 2 पाई, उसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा। ये एक अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कट जाएगा, और पाई जो है वो इस पाई से कट जाएगा, बाकी बचेगा NC ओवर 2 पाई फाई ओमेगा। NC ओवर 2 पाई को K कह दो, तो ये K फाई ओमेगा बन जाएगा। इस मतलब ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये K फाई ओमेगा बन गई, ठीक है। ये K इज NC ओवर 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, मजीद इसको डिस्कस किया हुआ है, द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि EA जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, कि फाई जो फ्लक्स है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, और ओमेगा से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट द फ्लक्स इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन करंट फ्लोइंग इन द रोटर। लेकिन जो फ्लक्स है वो इटसेल्फ जो है वो रोटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये पेज अगला चला के मैं ले जा रहा हूँ। तो फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है अगर फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन EA जो है वो फ्लक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि EA जो है वो भी करंट से डायरेक्टली, फील्ड करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये IF का मतलब जो है ना, ये फील्ड करंट है, जो रोटर को DC सप्लाई देते हैं उसमें जो करंट जनरेट होता है उसको फील्ड करंट कहते हैं। तो इस कर्व को मैग्नेटाइजेशन कर्व कहते हैं, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ। अच्छा, अब अगले पेज में ना ये हम सिंक्रोनस जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने से पहले कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन करनी है। पहली बात ये है कि EA जो है ये इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज होता है। EA इज नॉट इक्वल टू V5। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज जो पैदा हो रहा है वो जो बाहर अवेलेबल है टर्मिनल वोल्टेज उसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू V5। क्यों नहीं है?
ई ए इज इक्वल टू वी फाइव, ई ए वी फाइव के इक्वल उस वक्त होगा इफ नो आर्मेचर करंट फ्लो, अगर आर्मेचर में कोई करंट फ्लो ना करता हो, ठीक है, यानी स्टेटर में कोई करंट फ्लो ना करता हो। लेकिन वाई ई इज नॉट इक्वल टू वी फाइव, बिकॉज ऑफ ये तीन चार फैक्टर गिवन है कि ई ए जो इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है और वी फाइव जो टर्मिनल वोल्टेज है ये इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये चार रीजन गिवन है, जो कि चार रीजन बताएंगे, नंबर 1 2 3 4। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ ये चार रीजन क्या है, ठीक है। पहली रीजन ये है कि आर्मेचर करंट डिस्टॉर्शन होती है, आर्मेचर डिस्टॉर्शन ऑफ एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट फ्लोइंग इन द स्टेटर। स्टेटर के अंदर जो करंट फ्लो करता है ना, उसकी वजह से जो स्टेटर रोटर के दरमियान में स्पेस होती है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसको आर्मेचर करंट कहते हैं या आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी रीजन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर की जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वजह से उसके अंदर ड्रॉप होता है। थर्ड रीजन जो है रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर यानी स्टेटर की जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। और ये पेज जो है ना, ये हम वापस ले आते हैं, 1 मिनट। अच्छा, थर्ड रीजन जो है वो रेजिस्टेंस है, और चौथी रीजन जो है वो अफेक्ट ऑफ सेलिएंट पोल रोटर शेप है। सेलिएंट पोल रोटर शेप जो पीछे हमने पहले पेज पे किया था कि जो स्टिकिंग आउट वाले ऐसे किनारे निकले होते हैं, उसकी वजह से भी ई ए और वी फाइव इक्वल नहीं होता। अब अगर ई और वी फाइव इक्वल नहीं होता तो ये एक इक्वेशन है, वी फाइव इज इक्वल टू ई ए प्लस ई स्टेटस, ठीक है। ये एक ये रिलेशन है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो स्टेटर इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज प्लस स्टेटर वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है। अब ई स्टेटर जो ये इस इक्वेशन में है वो इक्वल होता है माइनस जे एक्स आई ए के। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप ई स्टेटर की वैल्यू डाल दो तो वी फाइव इक्वल टू ई ए माइनस जे एक्स आई ए, ये आर्मेचर रिएक्शन डाल दिया। अब इसके अंदर अगले पेज पे आ जाओ, तो अगले पेज के अंदर एक पहले हमने जे एक्स आई ए डाला, उसके बाद दो चीज़ें और डालनी है इसके अंदर, ये मैं उदाहरण कर लूँगा। अच्छा, पेज पे टॉप पे आ जाओ, पहले हमने वी फाइव इक्वल टू ई ए माइनस जे एक्स आई ए किया, उसके बाद जो है वो जो आपके स्टेटर की इंडक्टेंस है वो और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो, ये ड्रॉप हो गए। एक आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो गया, एक उसकी इंडक्टेंस का हो गया और एक उसकी रेजिस्टेंस का हो गया। ये तीन वोल्टेजेस जो हैं ये ई ए में से माइनस होती हैं, तो बाकी जो बचता है वो टर्मिनल वोल्टेज वी फाइव होता है, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो अगर, तो ये जो ये वाली टर्म है, अगर आप कर्सर की तरफ देखो, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इन दोनों में से अगर हम जे माइनस जे आई ए कॉमन लें तो अंदर एक्स प्लस एक्स से बचेगा। एक्स प्लस एक्स से जो है इसको एक्स एस कह देते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो उससे आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके माइनस जे एक्स एस आई ए माइनस आर ए आई ए ये बन जाएगी। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है इससे हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट जो है, अब आप देखो कि जो लेफ्ट पे है ये अब शो कर रहा है रोटर को, रोटर की फील्ड करंट है, ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, आर एफ है, एल एफ है, रोटर की रेजिस्टेंस, रोटर की इंडक्टेंस, और ये फील्ड वोल्टेज जो रोटर को डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ये वो हो गया। ये जो थ्री फेज तीन डायग्राम बनी हुई है ये स्टेटर है, स्टेटर के तीन फेज हैं। एक फेज में इंटरनल जनरेटर यानी तीनों फेजेस अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। एक फेज वोल्टेज वी फाइव वन, वी फाइव टू, वी फाइव थ्री, फेज वोल्टेज वन, फेज वोल्टेज टू, फेज वोल्टेज थ्री, आई ए वन, आई ए टू, आई ए थ्री, ये तीनों फेज के करंट हो गए। तीनों फेज की रेजिस्टेंस आर ए होगी, तीनों फेज की ये एक्सेस जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है ये ऊपर हमने मैथमेटिकली ड्रॉ की है। और ई ए वन, ई ए टू, ई ए थ्री, ये तीनों के इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज हो गए। तो थ्री फेज जनरेटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इसके इक्वल होता है। द फुल, इसको फुल इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, जिसमें तीनों फेजेस अलग अलग दिखाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे देखो तो उसमें लिखा हुआ है द थ्री फेजेस कैन बी कनेक्टेड आइदर डेल्टा, आइदर इन डेल्टा और वाई। इनको डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाई में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द, जो पर फेज सर्किट है वो अगले पेज में दिखाया हुआ है। ये जो फेजर डायग्राम पे लिखा हुआ ना, हाईलाइट किया हुआ, ये अगले लेक्चर में आएगा, ये इस लेक्चर में नहीं है, अगले लेक्चर में आएगा, ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ तो ये पर फेज है। पर फेज में बेसिकली क्या किया हमने कि अगर आप अगर आप पीछे वाले दोबारा जाओ इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखो ना तो पहले इसकी तरफ देखो, ये जो दो रजिस्टर ना, ये वेरिएबल, ये रोटर का ये वाला और ये आर एफ जो है ये वाला, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही बना दिया, इन दोनों रजिस्टर को मर्ज करके एक ही बना दिया। और ये जो तीन है ना स्टेटर के, ये तीनों स्टेटर के तीनों को मर्ज करके एक ही शो कर दिया कि एक फेज देखने में, पर फेज जो है वो ऐसा लगेगा देखने में। इन दोनों रजिस्टर्स को इकट्ठा करके वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, ये फील्ड रजिस्टेंस हो गई। और तीनों फेजेस की जगह एक फेज ड्रॉ कर दिए जिसमें एक ई ए, एक एक्सेस, एक आर ए,
एक V5 होगा। तो देखने में एक फेज जो है, द पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, द एक्सटर्नल फीड सर्किट रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस हैव बीन कंबाइंड इनटू अ सिंगल रजिस्टर RF। वो दो रजिस्टर को मर्ज करके एक रजिस्टर बना दिया, और ये तीनों फेजेस हैं उनको मर्ज करके कर दी। ये ऊपर जो हेडिंग लगी हुई है ना, पावर एंड टॉर्क इन सिंक्रोनस जनरेटर, ये अगले लेक्चर में आएगी। अगला लेक्चर जब हम करेंगे ना, तो पावर एंड टॉर्क की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ये हेडिंग यहाँ पे ऐसी लगी हुई है। ये लेक्चर जरा पुराने बने हुए हैं, तो इस वजह से ना वो है। तो इस पेज, इस टॉपिक, ये टॉपिक जो ऊपर हेडिंग डली हुई है, ये अगले लेक्चर में होगा। ये इसको इग्नोर करना है आपने, इस हेडिंग को। ये आर्टिकल 5.6 जो 4.6 है बेसिकली, इसको आपने इग्नोर करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, ये फिगर नंबर जहाँ पे भी 5.15 या 5.14 लिखा हुआ है ना, इसको 4.14 और 4.15 आपने जो है वो करना है। ये नीचे मैंने पेंसिल से लिखा भी हुआ है, फिगर 4.12। चैप्टर नंबर ये 4 है, इसलिए इसके सारे आर्टिकल नंबर और फिगर नंबर जो है वो 4 पॉइंट होंगे। जहाँ पे आपको 5 पॉइंट नजर आए ना, तो आपने उसको 4 पॉइंट ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 था। तो आप इसको इससे गो थ्रू कर सकते हो। आपने अब इस बारे में क्वेश्चन कुछ पूछना हो, तो हमारे जो वीक में 2 क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।